Hello everyone, welcome to the top PYQ session of the chapter functions, and today we are going to discuss the selected questions of the JEE Main 2023। तो पहले जल्दी से आइडिया ले लेते हैं 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले तो ऑड एंड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इन दो टॉपिक्स में से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, जस्ट लाइक द ईयर 2024। देन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में टोटल एक क्वेश्चन पूछा गया, सारी शिफ्ट में मिला के 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये चीज तो याद रखो, ऑड एंड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये पिछले 3-4 साल से ना बड़े लो वेटेज वाले टॉपिक्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो वेटेज वाले टॉपिक्स चल रहे हैं। यस अच्छा, ज्यादा वेटेज वाले कौन से चल रहे हैं? 2023 में ज्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक्स थे वो भी सुन लो एक बार। नंबर ऑफ फंक्शंस खूब पूछा गया कि एक सेट से दूसरे सेट में नंबर ऑफ वन फंक्शन फाइंड करो या ऑन टू फंक्शन फाइंड करो या कुछ भी और रैंडम कंडीशन लगा देंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शंस वाले क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। 2022 में भी पूछे गए, 23 में भी पूछे गए, 24 में भी पूछे गए। यस, फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन की वेटेज भी काफी अच्छी थी। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा रहे हैं। यस, और अच्छी बात यह है कि डोमेन रेंज के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं। सबसे ज्यादा जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना फंक्शन चैप्टर में, वो बनते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस में से। तो ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शन में, और उनका लेवल भी थोड़ा सा ज्यादा अप होता है क्योंकि उसमें पी एंड सी का यूज आ जाता है साथ में, तो इस कारण से वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फंक्शंस की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। यस, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। फाइन, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सी। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, बाहर लोग दिख रहा है, बेस आ गया, ये फंक्शन आ गया। ठीक है सर, फॉर सम m सच दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to 2। रेंज दे दी गई है हमें, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अच्छा, आ रहा है समझ में क्वेश्चन? हाँ, समझ में तो आ रहा है सर कि हम कैसे क्वेश्चंस करते होते थे ना, कि हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखा होता था, उसकी रेंज पूछी गई होती थी हमसे। तो हमने क्या, इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको कि रेंज हमें दे दी गई है और m की वैल्यू पूछ ली गई है। तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो हमें यूज करना आता ही है। क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में? हमेशा जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन प्रेजेंट हो, क्या करेंगे कि सर जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना, हमेशा वहां से स्टार्ट करा जाता है। इसकी रेंज फाइंड करने की ट्राई करूंगा मैं। एक बार अगर इसकी रेंज आ गई, उसके बाद तो लोग वाला फंक्शन ऑपरेट करवा देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। बस एक चीज का ध्यान रखा करो जिसमें जनरली हमें कंफ्यूजन होती है। देखो, जब भी मैं दोनों साइड पे कोई फंक्शन ऑपरेट करता हूं ना, तो मुझे चेक करना पड़ता है कि वो वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाली बात बड़े अच्छे से समझ लो तुम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई x की वैल्यूज ना 1 से 2 में लाई कर रही है, अब अगर मुझे लॉग वाला फंक्शन ऑपरेट करवाना है x के ऊपर, तो कैसे पता चलेगा कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी या चेंज होगी? तो वो डिपेंड करेगा कि लॉग वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मान लो मैं ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, log विद बेस 2, तो बता सकते हो log विद बेस 2 कैसा फंक्शन होता है? तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है सर, ऐसे। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, log ऑफ 2 टू द बेस 2 आ गया, और ये log 1 टू द बेस 2 दैट इज 0, ये चीज आ गई। तो इस तरीके से फंक्शन ऑपरेट करवाया जाता है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मान लो मैं ये ले लेता log ऑफ x विद द बेस 1/2, तो क्या होगा? तो अगेन पता होना चाहिए कि सर अगर log का बेस 1 से छोटा है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो मतलब इनइक्वालिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। यहां पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 1/2, और यहां पे अगेन 0। यस, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 0 to 1 आ गई इस केस में तो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या देख सकते हैं? तो बस इसी चीज का ध्यान रखना, एक के अंदर जितने मर्जी फंक्शंस आ जाएं, हमेशा क्या करेंगे, अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 फंक्शन ऑपरेट करते जाएंगे, और जो फंक्शन ऑपरेट करवाते जाओगे देखते जाना साथ साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, दैट्स इट। तो बस हो जाएगा अब तो सॉल्व। अब ये बता दो इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे? अब इसमें हमें एक फेमिलियर फंक्शन दिख रहा है, कौन सा, sin x माइनस कोस एक्स। बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी? याद करो। अब डायरेक्टली मत बोल देना कि सर sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos x की -1 रख देंगे तो 2 आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है। याद करो क्या कंसेप्ट होता था ट्रिग्नोमेट्री में, कि जब भी a sin x प्लस b cos x वाला फॉर्मेट है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² प्लस b²। यस, बड़े काम की चीज है ये, इसको मत भूल जाया करो।
कहीं भी किसी भी चैप्टर में इसका यूज आ जाएगा। फाइन, तो कर दे, क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो क्या आ जाएगी -√2, मैक्सिमम वैल्यू इज √2। ये इसकी रेंज आ गई है। बस अब कर देंगे सर, 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे सब कुछ। पहले √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 टाइम्स दिस, इसकी रेंज क्या आ गई, -2 से +2 आ गई। फिर क्या करना है, m-2 ऐड कर देना इसमें, सो √2 टाइम्स दिस प्लस m-2 क्या बनेगा, ध्यान से करना, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस हैं। यस, तो -2 में m-2 ऐड करेंगे, m-4 बन गया और ये m बन गया। अब क्या करना है, फाइनली लॉग वाला फंक्शन ऑपरेट करना है। तो क्या होगा, चेक करना पड़ेगा सर लॉग वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट मुझे तो इसका बेस पता ही नहीं है इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, बेस पता नहीं 1 से बड़ा या छोटा। तो क्या करें, वैसे तो मैं ऑप्शन की हेल्प भी ले सकता हूं, चेक करो सारी जो m की वैल्यूज लिखी गई है ना वो 1 से बड़ी हैं, मतलब √m भी कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ठीक है, पता चल गया सर इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस, तो ठीक है, कर दे अप्लाई, करो ध्यान से। सो log बेस √m, ये सारा पूरा लिख देते हैं एक बार, प्लस m-2 क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे इसका log और इसका log, तो ये बन गया log ऑफ m-4 विद द बेस √m एंड log ऑफ m विद द बेस √m। ये इसकी रेंज आ गई है, और हमें रेंज क्या दे रखी थी, 0 से 2, तो इन दोनों को इक्वेट कर देना हमें, दिस इज इक्वल टू 0 से 2, यस और नो, ठीक बात है ये। तो चेक करो मैच हो रहे हैं क्या आपस में, हाँ जी सर ये तो मैच कर रहे हैं, log m √m, इसको तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m को लिखा जा सकता है सर √m का स्क्वायर, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी तो इसकी वैल्यू तो 2 है, सही बात है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, बस बात बन गई है, इक्वेशन आगे मेरे पास, सोल्व कर लूंगा मैं, और तो कोई इशू है ही नहीं है। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, और अगर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए तो इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो √m की पावर 0 कितना बन गया, 1 बन गया। सो वी आर गेटिंग m-4 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 5। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, नथिंग एल्स। यस, सो m की वैल्यू आ चुकी है 5 की एक और। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर यहां से कंफ्यूजन हो रही है सर मुझे, तो मैं 1 बाय 1 ना ऑप्शंस पुट करके भी देख लूंगा कि कहां से इसकी रेंज 0 से 2 के बराबर आ रही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे यू कैन डू दैट। फाइन, ओके डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the domain of the function fx is equal to greatest integer upon 1 plus x square is 2 to 6, अच्छा डोमेन दे रखी है, then its range is fine। तो क्वेश्चन तो रेंज फाइंड करने का है, और फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, इसकी रेंज बता दो कैसे फाइंड करेंगे, लग रहा है कुछ आइडिया। देखो एक चीज याद रखा करो कि रेंज फाइंड करने के ना मेरे पास काफी सारे तरीके होते हैं, क्या क्या एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं। एक तो कई बार क्या होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते हैं, कि सर अगर क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते होते हैं, यस। कई बार क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़े से सिमिलर टाइप के होते हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों को एक दूसरे में एक्सप्रेस करके सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं, एक ये तरीका होता है। और क्या होता है कई बार AMGM का भी यूज कर लिया जाता है, AMGM इनइक्वालिटी। और कई बार क्या होता है अगर कुछ भी ना समझ में आए तो डिफरेंशिएट भी करा जा सकता है, डेरिवेटिव की हेल्प ली जा सकती है। डेरिवेटिव से मुझे पता चल जाता है फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, वहां से रेंज आ जाती है। तो ये कुछ मेरे पास मल्टीपल तरीके होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन जिनका हम यूज कर सकते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया, कोई भी तरीका नहीं काम करेगा, चेक कर लो चाहो तो एक बात तो कंफर्म है कि सर जब भी ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं ना, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पहला काम क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक रेंज नहीं फाइंड हो पाएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करने का लॉजिक क्या होता है कि जब भी अंदर वाला नंबर इंटीजर बन रहा होगा उन सारे पॉइंट्स पे उसको ब्रेक करा जाएगा। सही बात है, तो कर दे ब्रेक, इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, डोमेन तो दे रखी है मुझे। तो अगर x की वैल्यू 2 से लेके 6 तक वेरी कर रही है तो बताओ दो फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, कब कब इंटीजर बनेगी x की वैल्यू, तो सर एक बार जब x 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इन सारे पॉइंट्स पे इंटीजर बन रही है, तो कर देते हैं ब्रेक। चेक करो नया फंक्शन क्या आएगा हमारा। सो वी हैव fx इज इक्वल टू, देखते जाना, अगर x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ठीक है, ये तो बड़ा इजी सा फंक्शन बन गया, सिंपल सा फंक्शन बन गया 2/1 + x²। नेक्स्ट केस कौन सा बनेगा, 3 से लेके 4 के बीच में वेरी करवा दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इज दिस, उसके बाद 4 से लेके 5 तक वेरी कर देंगे। दिस इज 5 नॉट 5 4/1 + x²। उसके बाद लास्ट वाला इंटरवल कौन सा बच रहा है, 5 से लेके 6, एंड वी आर गेटिंग 5/1 + x²। दिस इज द न्यू फंक्शन, सिंप्लीफाइड फंक्शन। अब तो रेंज फाइंड कर दोगे। क्या करेंगे, डिफरेंट इंटरवल्स आ गए तो सब में सेपरेटली रेंज फाइंड करके बता दो क्या क्या आएगी। बताओ अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करें इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। अब इसमें भी कुछ लोग मेहनत करेंगे कि सर इसको y के इक्वल रखेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे, वहां से आएगा। कोई जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है, कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब जब x की वैल्यू इंक्रीज करेगी ना तो 1 + x² इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। तो ये डायरेक्टली दिख रहा है मुझे कि ये तो ना डिक्रीजिंग फंक्शन है सर। तो मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। डायरेक्टली रेंज फाइंड कर सकते हैं, एक बार 2 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे। तो कर दो जल्दी से, एक बार x को 3 रख दो, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, सो दिस इज 2/10, यस दैट इज 1/5। और एक बार x को 2 रखेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी कितनी, 2/5 आ गई है। ठीक बात है क्या, ये कैलकुलेशन चेक करते जाना। 3 पे ओपन था, ध्यान रखो, तो 1/5 पे ओपन आएगा, 2/5 पे क्लोज आएगा, ये रेंज आ गई है। ऐसे बाकियों की भी कर लेंगे, ये सारे भी कैसे फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक बार 3 रख देंगे, एक बार 4 रख देंगे। सबसे पहले 4 रखो, मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, 3/17 आ गई है, ओपन आ गया। 3 रखेंगे, 3/10 आ गया, क्लोज आ गया, ये रेंज आ गई है। 4/1 + x²। एक बार 5 रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4/26 आ गई है, दैट मीन्स 2/13 ओपन, और 4 रख के देख लो, सो 4/17 क्लोज, एंड दिस x को 6 रखेंगे तो 5/37 ओपन, और x को 5 रखेंगे 5/26 क्लोज। सारे इंटरवल्स के कोरिस्पोंडिंग हमने रेंज फाइंड कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इन सब का यूनियन करना पड़ेगा। तो मुझे देख के बता दो इन सब का यूनियन करके क्या आएगा, चेक करो। चेक करो क्या कोई कंटिन्यूअस इंटरवल बन रहा है या बीच में गैप आ रहे हैं, देख के बताओ। 1/5 से 2/5 तक गए, 3/17, तो चेक करना पड़ेगा ये जो 3/17 वाला नंबर है ये 2/5 से छोटा है कि बड़ा है, चेक करना। इसकी वैल्यू तो 0.4 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 समथिंग आएगी, तो ये तो छोटा नंबर है सर। मतलब ये दोनों एक कंटिन्यूअस इंटरवल में लिखे जा सकते हैं। सही बात है। यहां पे 3/10 पे खत्म हो रही है, मतलब 0.3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 समथिंग है, तो मतलब सर ये भी कंटिन्यूअस इंटरवल में आ जाएगा। ये 4/17 है, 0.2 समथिंग, इसकी वैल्यू 0.1 समथिंग, ये भी कंटिन्यूअस इंटरवल में। तो कहने का मतलब ना बीच में कोई गैप नहीं है, सारे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू 1/5 बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5/26 बन जाएगी। ठीक बात है क्या, या कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करो। मैक्सिमम वैल्यू वुड बी, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बड़ी ज्यादा गड़बड़ हो गई। क्या कि सर मैक्सिमम वैल्यू ना ये 2/5 है, इसकी वैल्यू 0.4 बन रही है, बट इसकी वैल्यू तो बड़ी छोटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल तो ये आ रही है 2/5। ध्यान दो, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू इस 2/5 इन सारी इंटरवल्स में देख के, और ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/5 आएगी क्या, या 3/17, या 2/13, या 5/37। सो 5/37 इज द ओवरऑल मिनिमम वैल्यू, यस और नो। तो ये आ गया यूनियन लेके, 5/37 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 2/5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। देख के बताओ सही बात है क्या। तो जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी थी, बट यस नंबर्स को थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि किस नंबर की वैल्यू बड़ी है, किस नंबर की वैल्यू छोटी है, नथिंग एल्स। और अगेन ऑप्शंस की हेल्प भी ले ही सकते हैं, तो ऑप्शन से देख के थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाता है कि 5/37 छोटा आएगा या 5/26 छोटा आएगा। तो 5/37 यहां से दिख रहा था मुझे छोटा नंबर है, तो इसलिए हमने यहां पे रख दिया। यस तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्या सीखा हमने कि सर जब भी ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन आ जाएगा, केसेस बना के सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, सबकी इंडिविजुअल रेंज फाइंड करके सबका यूनियन ले लेंगे। ठीक बात है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन ना कंपैरेटिवली आसान हो गया हमारे लिए, जो 2023 में आया था, बट ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक 2020 में भी पूछा गया था, इसको भी देख लो जल्दी से। सिमिलर क्वेश्चन है, करके देखते हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन डोमेन 1 से लेके 3 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो देख रहे हो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन आ गया इसमें। देन द रेंज ऑफ एफ एक्स इज, एफ एक्स की रेंज पूछी गई है।
क्या करेंगे? वही फंडा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, केसेस बनाने पड़ेंगे। कितने केसेस बनेंगे? डोमेन अगर 1 से 3 है, 2 ही केसेस बनेंगे, एक 1 से 2 वाला, एक 2 से 3 वाला। बना दो। अगर x 1 से 2 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये बना, यस। और अगर x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में है, उस केस में दिस विल बिकम दिस। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ना एक अच्छी बात ये भी है कि जब तुम केसेस बना लेते हो उसके बाद तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नंबर ही आ जाती है, पहले 1 आ गई फिर 2 आ गई, यस। और तुमने नोटिस करा गया होगा कि इंटीग्रेशन में भी तो ऐसे क्वेश्चंस करते होते हैं हम कि 0 से लेके 2 तक की लिमिट्स हैं और किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने, तो क्या करते हैं? वही करते हैं, ब्रेक कर देते हैं उसको पार्ट्स में, और हर पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नंबर आ जाती है। तो सिमिलर चीज है ये, ठीक है। अब इसको देख के बता दो मुझे, 1 से लेके 2 में इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, 2 से लेके 3 में इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सोच के बताओ। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? डायरेक्टली देख के बता दिया था कि सर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी थी। इसमें क्या डायरेक्टली बता पाएंगे क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? नहीं बता सकते सर इसमें। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें मैं डेरिवेटिव की हेल्प लूंगा। डिफरेंशिएशन से पता करते हैं कैसा फंक्शन है, कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। तो देखो ध्यान से, तो रेंज फाइंड करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज द डेरिवेटिव, ये चीज भी दिमाग में रखो। देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे होगा? क्वोशिएंट रूल से कर देते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे तो क्या आ गया, ये चीज आ गई है, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x, ये चीज आई। सो वी आर गेटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या पता चला कि सर अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में है ना, तब तो ये y की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। यस और नो? y क्या? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो पता चल गया इस वाले इंटरवल में इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मींस फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। पता चल गया फिर से। सिमिलरली जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डेरिवेटिव भी तो ऐसे ही आएगा, बस साथ में 2 का फैक्टर आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो अगेन 2 से लेके 3 के इंटरवल में भी कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये दोनों के दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर से हमारा काम आसान हो गया। क्या करेंगे? सिर्फ एंड पॉइंट्स वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, रेंज आ जानी चाहिए मेरी। कर दो। डिक्रीजिंग है तो x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यस, 2 रख के देखो कितना आ गया, ये 2/5। 1 रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 1/2, दोनों पे ओपन है। यहां पे अगेन एक बार 3 रखो, कौन सी वैल्यू मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो 6/10, 6/10 का मतलब 3/5। कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपली, और x को 2 रखना, सो 4/5। 3/5 पे ओपन, 4/5 पे क्लोज। तो दोनों की इंडिविजुअल रेंज मेरे पास आ चुकी है। अब क्या करना है? दोनों का यूनियन लेना है। तो बता दो यूनियन लेके क्या एक कंटिन्यूअस इंटरवल आ रहा है हमारे पास? चेक करो। 2/5 से 1/2, 3/5 से 4/5। सो क्या सिचुएशन बन रही है? इसको अगर मैं ऐसे देख लू ना, 1/2 की वैल्यू तो कितनी है? 0.5 है ना, और 3/5 की वैल्यू कितनी है? 0.6 है। तो नहीं सर, सिंगल इंटरवल में तो नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है, पहले 2/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/5, इसके बाद 4/5, ऐसे आ रहे हैं ना नंबर्स। तो ठीक है, कोई इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो कैसे लिख दिया जाएगा? सिंपली दोनों का यूनियन करके लिख दिया जाएगा। सो द फाइनल रेंज इज 2/5 से 1/2 यूनियन 3/5 से 4/5। दिस शुड बी द फाइनल रेंज। और अगेन कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, ऑप्शंस की हेल्प तो मैं हमेशा ले ही सकता हूं। कहीं थोड़ी मोटी मैंने गलती भी कर दी तो ऑप्शन से देख के रियलाइज हो जाता है कहां गलती हुई है। यस, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक बात है, डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म्स है, इनइक्वालिटी है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बी इज इक्वल टू दिस। अब ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पावर्स भी आ गई हैं, सिग्मा भी आ गया है, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे। वेयर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन क्या पूछा गया? ए और बी सेट में रिलेशन पूछा गया। कौन सेट बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन किसका सबसेट होगा, ये सब पता करने हमें। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि सर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, हो जाना चाहिए। यस, बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं लग रही। चेक करो, ए सेट को सॉल्व करते हैं पहले। कहां से स्टार्ट करोगे? दूर से देख के पता चल जाना चाहिए ये तो, कि सर जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर नंबर आता है ना, प्लस में या माइनस में, तो प्रॉपर्टी होती है उसको तो बाहर लेके आया जा सकता है। तो पहला काम तो मैं यही कर दूंगा
कि ये वाला 3 बाहर ले आओ, ये वाला 4 बाहर ले आओ, क्या बन गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 3, बस हो जाएगा अब तो। सो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक बात है। अब बता दो मुझे सोच के ध्यान से, इस वाले स्टेप पे अगेन गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 या उससे छोटी है तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, टेल मी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्या किया करो ना, स्टेप बाय स्टेप कर लिया करो। हम बोल देंगे कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, -2 -3 -4 इस तरीके से हो सकती है। अब सोच के बताओ, चाहो तो नंबर लाइन की हेल्प भी ले सकते हो चेक करने के लिए। तो नंबर लाइन से देख लो, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1। क्या लग रहा है x की वैल्यूज कहां कहां रखें ताकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से बड़ा ना आ पाए कभी भी। तो यहां तक तो सारा आ ही जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लग रहा है ये वाला रीजन आएगा कि नहीं, इसी में कंफ्यूजन होती है हमेशा। सोच के देखो, क्या x की वैल्यूज इस वाले रीजन में आ सकती हैं? हाँ जी सर आ सकती है, क्योंकि अगर x अगर इस वाली रीजन में होगा ना तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 ही आएगा, और वो तो मुझे चाहिए। तो क्या पता चला कि x की वैल्यूज क्या होंगी, -∞ से लेके -1 तक हो सकती हैं, बट -1 पे ओपन लगाना पड़ेगा हमें। तो ये मिल गया हमें सेट ए। तो बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज करना मुझे आना चाहिए, नंबर लाइन की हेल्प से कर लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो। अच्छा बी सेट को देखते हैं हम, सेट बी क्या बोल रहे हैं इसमें। पहला काम क्या करें, कहां से शुरुआत करते हैं। एक तो ये कर सकते हैं सर कि ये 3 टू द पावर x को ना दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं चाहे तो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 3 टू द पावर x कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव नंबर से तो डिवाइड करवा ही सकते हैं। एक तो ये काम किया जा सकता है, और दूसरा ये वाले सिग्मा को सोल्व करके देखते हैं पहले तो। यही सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो देखो एक बार ध्यान से, इसी पे फोकस करते हैं। सो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 10, 3/1 से लेके इन्फिनिटी है। अच्छा ये ओके ठीक है, हो जाएगा सर। क्या बन रहा है ये देख के पता चल रहा है, जीपी बन रही है ये, तो हो गया यस। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो a/1 - r की वैल्यू 1/10 है, कितना आ गया 3/10 अपॉन 9/10, 1/3 आ गई इसकी वैल्यू। बड़ा आसान हो गया अब तो, करो वैल्यूज पुट करो। तो ये बन गया 1/3 इसकी पावर x - 3। इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करा था, क्या बन जाएगा 3 की पावर -4x बन जाएगा। डन। ये 3 की पावर में लिखा गया है, इसको भी 3 की पावर में लिख देंगे, ऊपर पावर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन गया। अब बता दो इसको आगे कैसे सोल्व करोगे। क्या कर देंगे कि सर बेस तो दोनों के सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर देंगे। सही बात है बिल्कुल, बट पावर्स को कंपेयर कैसे करोगे, इनइक्वालिटी किस तरफ लगाओगे, -4x की तरफ लगाओगे, यही वाला साइन रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। कैसे चेक करा जाता है सोच के बताओ। अगर इस टाइप की सिचुएशन है, ध्यान देना, a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, अगर ये सिचुएशन है, दोनों के बेस सेम है, तो x और y में क्या रिलेशन होता है, बेस पे डिपेंड करता है सर। अगर बेस a 1 से बड़ा हो तो सेम रिलेशन रहते हैं, सेम इनइक्वालिटी रहती है, बट अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। छोटी सी प्रॉपर्टी है, याद रखनी है ये। और ऐसे ही तो लॉग में भी होता है। यस, लॉग में क्या होता था वो भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, कि लॉग ऑफ x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन b है तो x की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन a की पावर b आती है, लेस देन a की पावर b आती है। अगेन बेस पे डिपेंड करता है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेस देन 1 है तो रिवर्स हो जाएगी। सो ये दो प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटी की, लॉग के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए। तो बस कर देंगे, ये वाला जो बेस है ये तो 1 से बड़ा ही है सर, मतलब इनइक्वालिटी सेम रहेगी, दैट्स इट। सो वी आर गेटिंग 3 इज लेस देन -3x। -3 से डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि नेगेटिव नंबर है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या आ गया, x इज लेस देन -1 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1। तो क्या बना, दोनों सेम ही आ गए हैं सर एग्जैक्टली, मतलब सेट A विल बी इक्वल टू सेट B, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो क्वेश्चन आसान था, बट छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनका मुझे पता होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी का यूज करा गया, उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज पता है उसकी हेल्प से x की वैल्यूज कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए।
उसके बाद ये सिग्मा को सोल्व करने के लिए इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे तुमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, ये वाली इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद कहां पे गलती हो सकती थी? लास्ट वाले स्टेप पे, जब मैं -3 से डिवाइड करवा रहा हूं, अगर तुम इनइक्वालिटी ना चेंज करो तो। यस, तो ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन लग रहा है नहीं क्या? tan 1 डिग्री log 1 2 3 log 1 2 3 4, कुछ ज्यादा सेंस नहीं बन रहा इन नंबर्स का। कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं। x इज अ पॉजिटिव नंबर, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अच्छा, कॉम्पोजिशन आ गई है सर, 2 बार कॉम्पोजिशन करनी पड़ रही है। f ऑफ एफ एक्स, f ऑफ 4 बाई एक्स। तो हो तो जाना चाहिए, कॉम्पोजिशन तो करनी आती है हमें। यस, और अच्छी बात क्या लग रही है ना कि सर मुझे ना दोनों को सेपरेटली नहीं सोल्व करना पड़ेगा, मैं बस f ऑफ एफ एक्स सोल्व कर लूंगा। एक बार अगर ये आ गया तो इसी में x को 4 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो ये गलती मत करना कि बैठ के 2 बार सोल्व कर रहे हैं उसको। यस, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, करते हैं, f ऑफ एफ एक्स को सोल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि सर इन्हीं नंबर्स को देख के डर लग रहा है बार बार। एक काम करो, है तो क्या कांस्टेंट नंबर ही है ना, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको बार बार लिखने की बजाय इनको कुछ नाम दे देते हैं। tan 1 डिग्री को a बोल देते हैं, कांस्टेंट नंबर a। log 1 2 3 को b मान लेते हैं, log 1 2 3 4 को c मान लेते हैं, और tan 1 तो क्या था, a ही था ये तो इस टाइप का फंक्शन है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, लास्ट में जाके वापस से पुट कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। करो जल्दी से। सो फाइंड f ऑफ एफ एक्स, a टाइम्स ये पूरा प्लस बी अपॉन सी टाइम्स ये पूरा माइनस ए। सिंप्लीफिकेशन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी, ऐसा कुछ आ गया। डिनोमिनेटर में भी कैलकुलेशन करो, वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। देखो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, और तो ए बी कैंसिल आउट हो गया सर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो गया, तो बनी कुछ बात, लग रहा है बन गई है। न्यूमरेटर में x बचा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी सी, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी सी। मजा आ गया ये तो। इससे अच्छा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब समझ में आ गया कि ऐसे गंदे गंदे नंबर्स क्यों दे रखे थे, क्योंकि इन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा एफ ऑफ एफ एक्स, इसीलिए दे रखे थे। तो ठीक है, बढ़िया हो गया ये तो। दिस इज इक्वल टू एक्स। तो अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इज एक्स, और f ऑफ 4 बाई एक्स कितना होगा, x को 4 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे सर यहाँ पे, तो 4 बाई एक्स हो जाएगा सिंपली। डन, ये आगे क्या चाहिए था मुझे, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। बताओ कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, सोच के बताओ। पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? किस टाइप की सिचुएशन है कि सर एक नंबर है प्लस में काइंड ऑफ उसका रेसिप्रोकल है, बस साथ में एक्स्ट्रा 4 का फैक्टर आ गया। तो तुम्हें याद आ रहा होगा इसको देख के कि जब भी ऐसा होता है ना कि एक पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है अगर x पॉजिटिव है तो। सही बात है, ये याद है। तो वैसे कुछ तो बन रहा है, x पॉजिटिव दे ही रखे तुम्हें, तो क्या करें सर, डायरेक्टली तो ये वाला रिजल्ट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, ये +2 है। तो क्या करना पड़ेगा, AMGM का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि AMGM से तो आया था वो वाला भी। लगा देंगे AMGM, हो जाना चाहिए। तो दोनों का AM क्या होगा, दिस अपॉन 2, और GM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बन गई ये बात। इसकी वैल्यू 2, ये 2 उस तरफ जाएगा, 4 आंसर आ गया सर। यस, सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बड़ी छोटी सी चीज थी, अगर तुमने देख के आइडेंटिफाई कर ली कि सर AMGM वाला पैटर्न बन रहा है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, शायद चेक कर सकते हैं। मेथड 2 क्या हो सकता था, जिन लोगों को AMGM नहीं यूज करना आ रहा है, इसमें क्या हो सकता था कि सर इसको y मान लेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है y की हमें। क्या करेंगे, x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी कुछ, फिर उस क्वाड्रेटिक पे कंडीशन लगा रहे होंगे हम बैठ के।
यस कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट वो भी लगाना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि एक्स पे कंडीशन क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे बैठ के। तो क्या जरूरत पड़ी है इतना कुछ करने की, ऑलवेज यूज AMGM जब भी पॉसिबल हो। यस तो इसको दिमाग में बिठा लो, जब भी इनइक्वालिटी की बात आएगी AMGM को अपने दिमाग में लेके आएंगे, स्पेशली अगर तुम्हें दे रखा है कि नंबर्स पॉजिटिव है, क्योंकि AMGM सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फाइन, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट R इज दिस सेट, S इज दिस सेट, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन वाला कंसेप्ट आ गया, ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे फंक्शन पूछे गए, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब पता है हमें, जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होती है, f फ्रॉम R टू S सच दैट f ऑफ a नॉट इक्वल टू 1। अच्छा ये कंडीशन लगाई है मेनली। तो देखते हैं एक बार क्या सिचुएशन है। हमेशा मैं क्या करता हूं ना, नंबर ऑफ फंक्शंस वाले में ऐसे दो सेट बना के देख लेता हूं, हमारे लिए ना देखना आसान हो जाता है, विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। तो R में ये 5 एलिमेंट्स हैं, S में ये 4 एलिमेंट्स हैं, हमें फंक्शन बनाना है R से S के बीच में। ऑन टू फंक्शन चाहिए, मतलब S सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ एंगेज होना चाहिए। एंड फाइनल कंडीशन इज f ऑफ a नॉट इक्वल टू 1, f ऑफ a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो सोच के बताओ भाई कहां से स्टार्ट करोगे सोल्व करना, हमेशा कहां से स्टार्ट करना है ना, जब भी जिस पे भी कंडीशन दे रखी होती है हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं। तो a वाले एलिमेंट पे कंडीशन है इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो क्या बोल देंगे कि सर a वाले के लिए क्या क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं, या तो ये 2 के साथ एंगेज करेगा, या 3 के साथ, या 4 के साथ। तो A के लिए तो 3 चॉइसेस बची, इसका काम तो खत्म हो गया, डन। अच्छा अब बाकी जो बचे B, C, D और E, इनको सोचना पड़ेगा कितने तरीकों से रिलेट करवाएं। तो मान लो A को तुमने 2 से रिलेट करवा दिया, ये भी सीखने वाली चीज है कि जब हम बोल देते हैं ना कि A के लिए 3 चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब तीनों में से कोई एक चॉइस हमने ली होगी, तो कोई भी एक रैंडम नंबर से इसको एसोसिएट करवा दिया करो ताकि मेरे लिए आगे वाले स्टेप्स देखने इजी हो जाए। तो अब सोच के देखो, ए को तो हमने रिलेट करवा दिया, अब बी सी डी ई को 1 3 4 के साथ रिलेट करवाना है और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। कितने तरीकों से करवाया जा सकता है, टेल मी हाउ कैन वी एसोसिएट बी सी डी एंड ई विद 1 3 एंड 4। क्या कंफ्यूजन आएगी इसमें कि सर ये बात तो पक्की है कि 1 3 4 तीनों के तीनों को एंगेज होना पड़ेगा तभी ऑन टू बनेगा, 2 तो ऑलरेडी एंगेज हो चुके, इसकी कोई चिंता नहीं है। यस बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 के साथ ही रिलेट करें, या ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ 1 3 और 4 के साथ ही एंगेज करें। तो कैन यू सी कि ना दो केसेस की पॉसिबिलिटी बन रही है। केस 1 क्या कि सर फर्स्ट वाले सेट में जो बी सी डी और ई है ये सेकंड सेट के 1 2 3 4 चारों के साथ ही एंगेज कर जाए, हो सकता है ना। 2 एक बार तो एंगेज हो चुके, एक बार दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और केस 2 क्या बन सकता है कि ये जो बी सी डी ई है ये 2 के साथ एंगेज ना करें, सिर्फ 1 3 4 के साथ एंगेज कर जाएं। ये दो केसेस की पॉसिबिलिटी बन रही है। इतना अगर समझ में आ गया तो मेरा आधा काम हो गया, बता दो ठीक बात है क्या। और अगर ये समझ में आ गया, अब मुझे क्या करना है, केस 1 और केस 2 में देख लेने नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं। तो चेक करो केस 1 में, केस 1 में क्या बोल रहे हैं कि ये चारों एलिमेंट्स इन चारों के साथ एसोसिएट कर रहे होंगे। अब वो तो आसान ही है, कितने तरीकों से हो सकता है कि सर बी के लिए 4 चॉइसेस हैं, सी के लिए 3 चॉइसेस हैं, डी के लिए 2 चॉइस है, ई के लिए 1 चॉइस है। क्योंकि चारों को एंगेज करने तो एक एलिमेंट एक पे जाएगा, 1 1 फंक्शन ही बनेगा, नो डाउट। सही बात है। तो यहां से नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ गए, 4 × 3 × 2 × 1। नंबर ऑफ फंक्शंस मत बोलो, बट ये बोल सकते हैं बी सी डी ई को एसोसिएट करवाने के तरीके कितने आ गए, 24 आ गए। केस 2 से देख के बताओ, 4 एलिमेंट्स हैं बट इनको ओवरऑल 3 के साथ ही एंगेज करने, कैसे करें, क्या आइडिया लग रहा है कि सर ऐसा हो रहा होगा कि 4 में से ना 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इमेज सेम बन रही होगी। यस जैसे मान लो बी और सी 3 पे चला गया, डी 1 पे चला जाएगा, ई 4 पे चला जाएगा, ऐसे तो हो रहा होगा। तो कितने तरीकों से हो सकता है ऐसा, ध्यान देना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे बड़े स्मार्ट तरीके से। क्या कि सर 4 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इमेज सेम होगी। कौन से 2 चूज कर लेते हैं, 4C2, ठीक है 2 चूज कर लिए, मान लो बी और सी चूज करा।
इन दोनों की इमेज सेम होनी चाहिए। अब वो जो सेम इमेज है कौन सी होगी, 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो तीनों में से कोई भी हो सकती है सर। 3C1 से चूज कर लेंगे। मान लो मैंने 3 चूज कर लिया, तो बी और सी की इमेज तो यहां पे चली गई है। बताया था आपको, जो जो स्टेप करते जाओ साथ साथ में यहां पे हाईलाइट करते जाया करो, पता चलता जाएगा। अब बता दो डी और ई को 1 और 4 के साथ एसोसिएट करवाने के तरीके कितने, वही सेम फंडा कि सर डी के पास 2 चॉइसेस हैं, ई के पास 1 चॉइस है, सो इंटू 2 इंटू 1 ये आ गया। कितना हो गया ये, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 इज 36। बस हो गया सॉल्व। क्या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ गए, इस सारे को कंपाइल करके देखो कितना आ गया ये। इसका तो मुझे पता है कि सर इन दोनों केसेस को तो मैं ऐड कर दूंगा, बट ध्यान देना इसको मत भूल जाना, ये ए भी चल रहा था हमारा। ए के लिए कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस थी, तो 3 वहां से आ गया। और जो बाकी बी सी डी ई है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 24 प्लस 36, दैट वुड बी द टोटल आंसर नो। तो ये ए की चॉइसेस लिखी गई है और ये लिखी गई है बी सी डी ई की कंबाइंड चॉइसेस। ये आंसर आ गया सर। कितना हो गया ये, 60 इंटू 3 180। यस, तो थोड़े सोच के करने वाले क्वेश्चन होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करा जाता है इसमें मोस्टली। और इनफैक्ट ये वाला जो तरीका हमने करा है ना, 4C2 3C1 इंटू 2, इसको दूसरे तरीके से भी करा जा सकता था अगर तुम सोच के देखो तो। क्या इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं बी सी डी ई, और इनको मुझे क्या करना है, 3 बॉक्सेस के अंदर डालना है, यही तो मतलब हुआ। ये जो हमने अभी बनाया इसका मतलब क्या कि इस वाले बॉक्स में ये 2 ऑब्जेक्ट चले गए, तो 4 ऑब्जेक्ट्स की 3 बॉक्सेस में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉक्स ना सर खाली नहीं बचना चाहिए, नो एम्प्टी बॉक्सेस देयर। तो याद करो, याद आया डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो जब भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट की हेल्प ले सकते हैं कि सर ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर 3 बॉक्सेस में जाने हैं तो पहले उनकी मैं 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा, डिवीजन कर लूंगा। तो चेक करो कैसे हो सकता है। तो पक्की बात है, एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट जाएगा, एक में 1 जाएगा, एक में 2 जाएंगे, इस तरीके से ग्रुपिंग होगी। और एक बार अगर मैंने ग्रुपिंग कर दी, 3 ग्रुप्स बन गए, उसके बाद उन 3 ग्रुप्स को इन 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने, इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे होगा। तो लगा दो फॉर्मूला, ग्रुपिंग का फॉर्मूला आना चाहिए हमें। 4 को अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। और क्योंकि ये 2 ग्रुप्स का साइज सेम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा जाता है, और साथ में इंटू 3 फैक्टोरियल तो है ही, तो यहां से भी आ जाना चाहिए। चेक कर लो एक बार जल्दी से, 24/4 6 इंटू 6 इज 36। सी, वी आर गेटिंग द सेम थिंग। ठीक बात है। तो पी एंड सी के डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंसेप्ट से रिलेट करके सोल्व कर दिया हमने। जैसे आपको अच्छा लगे कर दो, ये वाला ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, बट यस ये भी हमें सोचना आना चाहिए। फाइन, ठीक बात है, चलें आगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल टू दिस, 6 एलिमेंट्स वाला सेट दे दिया, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस f फ्रॉम a टू a such that f of mn is equal to fm into fn for every m and n belongs to a with m into n belongs to a is equal to। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ रही है समझ में। a से लेके a तक सेट बनाया गया, मतलब डोमेन में भी यही वाले एलिमेंट्स आएंगे, रेंज में भी यही वाले एलिमेंट्स आएंगे। कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा, f of m into n is equal to fm into f of n, तो m और n की सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। और यहां पे क्या लिखा गया एक बार देख लें कि m और n कहां से आए हैं, a वाले सेट से आए हैं, सही बात है सर। m इंटू n कहां से आया है, a वाले सेट से आया है, सही बात है, क्योंकि m इंटू n क्या है, f की इनपुट है, तो डोमेन वाले सेट से आई होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ठीक बात है। तो बताओ सोच के कहां से स्टार्ट करोगे, नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने हमें, ये कंडीशन है। तो इसको देख के मुझे तो देखो पहला थॉट क्या आ रहा है ना कि सर ये तो फंक्शनल इक्वेशन जैसी कुछ सिचुएशन लग रही है। अगर यहाँ पे एम एन की जगह ऐसा कुछ होता कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई, तो फंक्शनल इक्वेशन ही होती है ये तो, 2 वेरिएबल वाली फंक्शनल इक्वेशन, सिमिलर सिचुएशन है। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, याद रखा करो, जब भी 2 वेरिएबल में फंक्शनल इक्वेशन आए
एक तरीका तो होता है कि हम ना x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बैठ के, कि x को कुछ पुट कर दिया, y को कुछ पुट कर दिया, एंड सो ऑन। या दूसरा तरीका क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करी जाती है x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। ये दो तरीके होते हैं हमेशा। तो सोच के बताओ इसमें क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं सकते सर, वो तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना तभी तो डिफरेंशिएट करेंगे, बट ये तो बड़े लिमिटेड से नंबर्स के लिए डिफाइन करा गया, डोमेन वाला सेट ही बड़ा लिमिटेड है इसमें तो इसमें तो बात पक्की है कि सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी मुझे। तो करते हैं फिर ट्राई, m और n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। और दिक्कत कहां पे आती है कि दो दो वेरिएबल है सर, तो दोनों को एक साथ ना चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले मैं 1 1 रखूंगा, फिर 1 2 रखूंगा, फिर 2 1 रखूंगा, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो जब भी दो वेरिएबल हो मैं क्या करता हूं ना, एक वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं पहले ही। तो लेट अस सी, मान लो मैंने m को 1 रख दिया पहले इन द स्टार्टिंग स्टेप ओनली। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, तो लिख लेते हैं क्या बना मेरे पास, f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ n। ये सिचुएशन बन गई है, m इज इक्वल टू 1 हमने फिक्स कर दिया, ठीक बात है। अच्छा यहां से क्या पता चला, अच्छा यहां से तो डायरेक्टली आ गया सर कि f ऑफ n तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, इन्हीं नंबर्स में से आएगी कोई, तो इससे डिवाइड करवा देंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 आ गई। तो काम एक चीज तो पता चल गई हमें, ठीक बात है। तो मतलब जब तुम a से लेके a के बीच में फंक्शन बनाओगे तो 1 वाले की इमेज हमने फिक्स कर दी कि 1 की इमेज तो 1 पे जाएगी सर, बाकियों का हमें देखना पड़ेगा, 2 3 5 8 9 का देखते हैं। चलो आगे चल के देखते हैं। m इज इक्वल टू 1 पे तो ये आ गया, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। m इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो क्या बनेगा। सो वी आर गेटिंग f ऑफ 2n इज इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ n, ये आ गया। अब क्या करें, अब n वाला जो वेरिएबल है सर इसको वेरी करवा के देख लेते हैं, करवाई, चेक करो। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं लेटर से, क्या बनेगा, f ऑफ 2, देखते जाना ध्यान से, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, तो f ऑफ 2 इंटू इज इक्वल टू f ऑफ 2 ही आ गई है, तो सिंपली कुछ नहीं मिला यहां से तो हमें, तो इसका तो कुछ फायदा नहीं हुआ, f ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ गया, तो छोड़ दो इसको। तो n की और वैल्यूज पुट करके देखो क्या आ रहा है, n को 2 पुट करके देखेंगे क्या आएगा, तो दिस विल बिकम f ऑफ 4। देखो ध्यान देने वाली बात है बड़ी ज्यादा, अगर मैं n को 2 रखूंगा ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 4 बन जाएगा। f ऑफ 4 अलाउड है क्या, अलाउड ही नहीं है सर, डोमेन वाले सेट के अंदर है ही नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं, डोमेन सेट में होता है नहीं, हम वैल्यूज निकालते रहते हैं बैठ के। तो n इज इक्वल टू इज नॉट अलाउड, n इज इक्वल टू 3 अलाउड है क्या, अलाउड ही नहीं है सर, f ऑफ 6 बन जाएगा, वो तो इसमें है ही नहीं है। n इज इक्वल टू 4 अलाउड है क्या, अलाउड ही नहीं है सर, n को 4 रखेंगे तो ये f ऑफ 4 बन जाएगा, इसमें है ही नहीं है। n इज इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं है, 8 पॉसिबल नहीं है, 9 पॉसिबल नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं मिला मुझे, कुल मिला के m इज इक्वल टू 2 से। सही बात है। तो डायरेक्शन हमें समझ में आ गई है कि सर दो वेरिएबल थे, एक को मैं फिक्स करता जा रहा हूं, जो दूसरा बचेगा उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, करते जाओ जहां तक पॉसिबल हो। m इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया हमने, f ऑफ 3m इज इक्वल टू एफ ऑफ m इंटू एफ ऑफ 3। m की देखो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सॉरी m की वैल्यू 3 रखी है ना हमने, f ऑफ 3n इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ n। चेक करो n की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो, 1 रख दें क्या, कोई फायदा नहीं होगा सर 1 से, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ जाएगा। 2 रख दें क्या, नहीं पॉसिबल है। 3 रख दें क्या, हाँ 3 रख सकते हैं। चेक करो n को अगर 3 रखेंगे क्या आएगा, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 3, ये आ गया। सही बात है, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का स्क्वायर। तो अभी लिखते जाते हैं, ये आ गया। n इज इक्वल टू 4 नहीं पॉसिबल, 5 नहीं पॉसिबल, एक ही रिजल्ट आया यहां से मेरे पास, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, m को 4 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते सर, एफ ऑफ 4 तो है ही नहीं है। m को 5 पुट कर दे, क्या आएगा, सो एफ ऑफ 5n इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ n। n की वैल्यूज 1, कोई फायदा नहीं होगा, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, तो क्या आइडिया लग रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। m को 6 रख के देख लो, 7 रख के देख लो, बार बार क्या आता जाएगा, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 9। तो काम की चीज क्या मिली, एक तो ये मिली और दूसरी ये मिली। इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं क्या मतलब है इसका, एफ ऑफ 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का स्क्वायर। सोच के देखो,
बता दो एफ ऑफ 3 की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? क्या 1 हो सकती है क्या? हाँ जी सर, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1 हो सकती है, तो एफ ऑफ 9 भी 1 हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू तो 1 ऑलरेडी है, इन दोनों की सेम कैसे हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, इसने कौन सा लिखे कि 1 1 फंक्शन चाहिए, मैनी 1 भी हो ही सकते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। एफ ऑफ 3 की और कौन सी वैल्यू हो सकती है? 2 हो सकती है क्या? 2 नहीं हो सकती सर, अगर 2 हो गई तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, वो तो डोमेन के रेंज के अंदर है ही नहीं है। और कौन सी पॉसिबिलिटी है? 3 हो सकती है, सोच के देखो। हाँ, तो बस यही तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जिसका स्क्वायर भी प्रेजेंट हो हमारे पास। तो बन गई बात। क्या 1 के लिए एक ही चॉइस थी? एफ ऑफ 3 के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 2 चॉइसेस है, ध्यान देना। 3 के लिए कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। क्या या तो इसकी वैल्यू 1 पे जाएगी या 9 पे जाएगी। और अगर एफ ऑफ 3 के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो बता दो एफ ऑफ 9 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? एक ही चॉइस है सर इसके लिए। तो एक बार अगर एफ ऑफ 3 कहीं पे चला गया तो एफ ऑफ 9 को उसी के स्क्वायर में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक ही चॉइस है। सो 1 के लिए एक चॉइस, इसके लिए 2, इसके लिए 1। बता दो 2 के पास कितनी चॉइसेस होंगी? तो 2 के लिए तो सारी चॉइसेस ही ओपन है, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है, 1 1 ऑन 2 वाली कोई कंडीशन नहीं है। तो लगा दो कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चॉइसेस हैं सर इसके पास भी 6 चॉइसेस है, इसके पास भी 6 चॉइसेस है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अब तो। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इज 2 into 6 into 6 into 6, सो 2 into 6 क्यूब, दैट इज 432 वुड बी द आंसर। सही बात है। तो करना तो अल्टीमेटली यही होता है ना, हर एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस ही देखनी होती है। तो 1 पे हमें कुछ रिजल्ट मिला था, 3 के लिए मिला था, 9 के लिए मिला था, बाकी सारे तो ओपन थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो सबके लिए 6 चॉइसेस आ गई। तो क्या सीखा हमने कि सर जब भी 2 वेरिएबल वाली फंक्शनल इक्वेशन हो, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। और अगर सब्सटीट्यूशन करने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कि 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया करो एक टाइम पे, दूसरे को चेंज करके देखते जाया करो। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर ही लग रहा है ये तो। लेट s इज इक्वल टू दिस सेट, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। 1 1 फंक्शन समझते हैं हम कि सबकी इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। फ्रॉम S to PS वेयर PS डिनोट्स अ पावर सेट। ये थोड़ी सी खतरनाक चीज आ गई सर, पावर सेट आ गया। डरना नहीं है इसको देख के, आराम से करेंगे। पावर सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। यस, तो बता दो कितने सबसेट्स होंगे टोटल S के? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का? 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 6 सबसेट्स हो जाएंगे। कितने? 64 हो गए। यस, ठीक बात है। तो फंक्शन डिफाइन करा गया S वाले सेट से पावर सेट ऑफ S में। कंडीशन क्या है? f ऑफ n इज लेस देन f ऑफ m, वेयर n इज लेस, अच्छा लेस देन नहीं है, ये सबसेट है। ओके, सो सॉरी। तो f ऑफ n विल बी अ सबसेट ऑफ f ऑफ m वेयर n इज लेस देन m। नहीं समझ में आया कुछ भी? यहां पे आगे गड़बड़ हो गई है सर। यहां तक तो ठीक था कि एक फंक्शन डिफाइन करा हमने, एक बार बना के देखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। S वाला फंक्शन था, सेट था, और पावर सेट ऑफ S था। S वाले सेट में कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6। पावर सेट ऑफ S ऐसे लिख रहा हूं मैं, सबसेट नंबर 1, सबसेट नंबर 2, सबसेट नंबर 3, कहां तक कितने होंगे? 64 होंगे। तो इन दोनों के बीच में हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, बताना कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। अच्छा, ये वाली कंडीशन को देखते हैं, इसको समझने की ट्राई करते हैं। ये समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। यस, देखो एक बार ध्यान से। अच्छा, साथ में ये भी कंडीशन है, n इज लेस देन m। तो n और m की वैल्यूज पुट करके देखें क्या? तो अगर मैं n को 1 पुट कर दूं, लेट अस से m को 2 पुट कर दूं, तो क्या लिखा गया ये कि f ऑफ 1 इज सबसेट ऑफ f ऑफ 2। सही बात है? हाँ ठीक है सर, सही बात है। f ऑफ 1 जो है वो f ऑफ 2 का सबसेट होगा। यस, अच्छा अगर 2 और 3 पुट करके देखें तो f ऑफ 2 विल बी अ सबसेट ऑफ f ऑफ 3। हाँ जी, लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया। सिमिलरली f ऑफ 3 विल बी अ सबसेट ऑफ f ऑफ 4। ऐसे तो चलेगा, इट इज अ सबसेट ऑफ f ऑफ 5, इट इज अ सबसेट ऑफ f ऑफ 6। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि 1 की जो इमेज जाएगी ना, वो कहां पे जाएगी? किसी सेट पे तो जाएगी, S3 वाले सेट पे चलेगी मान लो। तो क्या बोला गया कि जो f ऑफ 2, जो 2 की इमेज होगी, वो ऐसे सेट पे जानी चाहिए जो इसका सुपर सेट हो। f ऑफ 1 वाला जो सेट है दैट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ f ऑफ 2। इमेज तो सबकी सबसेट्स पे जा रही है ना, ये बात तो क्लियर है।
जितने भी इमेज जाएंगी वो सारी किसी ना किसी सेट के ऊपर ही जाएंगे, सबसेट के ऊपर ही जाएंगे। तो क्या रिलेशन बताया गया कि भाई वो जो सबसेट्स होने चाहिए वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। ठीक बात है, सही बात है, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे सोच के, क्या f(1) वाला सेट और f(2) वाला सेट दोनों सेम हो सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है जब हम ये लिखते हैं ना कि a इज अ सबसेट ऑफ b, उसका मतलब तो ये भी होता है कि a बराबर b हो सकता है, तब भी तो सबसेट ही होता है। तो कैन f(1) एंड f(2) विल बी इक्वल टू ईच अदर? नहीं हो सकते सर इक्वल, क्योंकि अगर दोनों की इमेज इक्वल आ गई तो वो 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये बात भी समझ में आ रही है कि भाई ये जो सेट है ना आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, स्ट्रिक्टली सबसेट ही होने चाहिए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब सोच के देखो फिर कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। क्या लग रहा है आइडिया? कि सर एक काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये वाले सेट आपस में सेम तो हो नहीं सकते, इक्वल तो हो नहीं सकते, तो एक बात बड़ी ज्यादा क्लियर है कि f(1) में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो कम होंगे एज कंपेयर टू f(2). इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कम होंगे एज कंपेयर टू f(3). तो हाँ जी सही बात है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे खेल सकते हैं। यस, तो सोच के देखो क्या लग रहा है कि अगर ये f(1), दिस इज f(2), f(3) ऐसे चल रहे हैं मामला सपोज, तो सोच के देखो ऐसा सेट बनाया जा सकता है ना, ऐसा अरेंजमेंट बनाया जा सकता है कि f(1) में एक ही एलिमेंट रखे हो, तो f(1) की इमेज वाला जो सेट होगा उसमें एक ही एलिमेंट हो। f(2) में कितने हो जाए? 2 हो जाए, एक यही वाला हो जाएगा, एक कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा तो सबसेट बन जाएगा। f(3) में 3 एलिमेंट्स हो जाए, इसमें 4 हो जाए, इसमें 5 हो जाए, इसमें 6 हो जाए। ये बात आ रही है समझ में? यस, तो एक एलिमेंट इसमें रख लिया हमने, उसी एलिमेंट को यूज करके 2 इसमें रख लिए, उन्हीं दोनों को यूज करके 3 इसमें रख लिए, एंड सो ऑन। और मुझे पता है किसी भी सेट में मैक्सिमम तो 6 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट सेट है वो 6 एलिमेंट्स का ही तो है। तो ये मेरे पास एक केस बन गया काइंड ऑफ, इसमें 1, इसमें 2, 3, 4, 5, 6। यस, और बता दो इस वाले केस में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं, देख के बताओ। यहां से स्टार्ट कर लो चाहो तो। कितने तरीकों से 6 एलिमेंट्स सेलेक्ट करे जा सकते हैं f(6) के लिए? एक ही तरीका है सर, 1 2 3 4 5 6 सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक ही तरीका है, 6c6 बोल देते हैं। कितने तरीकों से इसमें 5 एलिमेंट्स की सिलेक्शन करी जा सकती है? तो ध्यान से सुनना, ये जो 5 एलिमेंट्स होंगे कौन से होंगे? वो इन्हीं 6 में से तो होंगे, तभी तो उसका सबसेट बनेगा। तो ये जो 6 एलिमेंट्स इसमें रखे थे उसमें से कोई 5 की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इंटू 6c5। ये वाले जो 4 एलिमेंट्स होंगे कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो सर ये जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं 5 में से तो आए होंगे, अलग तो कोई हो ही नहीं सकता, तभी सबसेट बनेगा। तो इंटू क्या हो गया? 5c4। हाँ जी, पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। ये जो 3 आए होंगे इन्हीं 4 में से आए होंगे, इंटू 4c3, इंटू 3c2, इंटू 2c1, ऐसे हो गया। यस, तो एक डायरेक्शन हमें मिल गई है कि सर ऐसे केसेस बनाते जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस देखते जाएंगे कितने आ रहे हैं। बता दो और कोई केस बनेगा क्या 1 2 3 4 5 6 के अलावा? यस, ऐसा भी हो सकता है सर कि कोई एम्प्टी सेट हो जाए, तो f(1) में 0 एलिमेंट भी तो हो सकता है, 5 बोल देते हैं इसको। तो अगर इसमें 5 है, क्या क्या चॉइसेस बच रही हैं? 1 2 3 4 5। और भी बनेंगी? हाँ जी और भी बनेंगी। तो क्या लग रहा है कि मल्टीपल केसेस बन रहे हैं इसमें, तो 1 2 3 4 6 भी बन गया। और कौन सा बनेगा? 1 2 3 5 6, ये भी बनेगा। बस ये ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तभी सबसेट बन पाएंगे। और कौन सा बनेगा? यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 1 2 4 5 6 ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे चेंज कर दो 1 3 4 5 6, यहाँ पे चेंज कर दो 2 3 4 5 6। टेल मी, सही बात है क्या? मुझे लग रहा है इतने केसेस बनेंगे। चेक करो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस बना लिए हमने। और अब क्या करना पड़ेगा सर? हर केस के लिए इस तरीके से नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। क्या लग रहा है, कर दोगे? हो जानी चाहिए, करो ध्यान से। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्या होगा? लास्ट से स्टार्ट कर लिया करो, जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वहां से स्टार्ट कर लिया करो, आसान रहेगा। 6c6 1 आ गया, इन 6 में से 5 की सिलेक्शन करनी है, 6c5। इन 5 में से 4 की, 4 में से 3 की, 3 में से 2 की, तो ऐसे चल रही है। तो 5c4, 4c3, 3c2, और ये तो 5 आ गया। इसका आंसर तो ये आ गया। इसको चेक करो क्या बनेगा ये। अगेन 6c6, 6c5, 5c4, 4c3, और ये क्या हो जाएगा? 3c1 हो जाएगा। तो
हो जाएगा सर, अब तो थोड़ा लेंथी ज़रूर बन गया बट अब हमें समझ में आ गया। फाइनली क्या होगा, 3 में से एक एलिमेंट चूज करना है, 3C1 आ गया। इसमें 6 में से 6, 6 में से 5, 5 में से 4, 4 में से 2, 2 में से 1, ऐसे चलेगा ये। 5C4, 4C2, 2C1। अगेन 6 सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, 6 में से 5, 5 में से 3, ऐसे चलेगा, इंटू 3C2 इंटू 2C1। यस, एंड दिस वन 6 में से 6, फिर 6 में से 4, 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1, और इसमें 6 में से 5, 5 में से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। बढ़िया बन गया सर ये तो। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो और भी बढ़िया बनेगी। यस, टाइम लगेगा इसमें भी, करके देखो ध्यान से, ध्यान से देखते हैं। 6, 5, 4, 3, ये बन गया ये तो सिंपली। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 360 आ गया। कर सकते हैं कैलकुलेशन। यस, सिमिलरली ये कितना बनेगा, 6, 5, 4 और 3, ये भी 360 आ गया। ये कितना बनेगा, 6, 5, 6, 2, सो 30 इंटू 12, ये भी 360 आ रहा है। तो सारे सिमिलर से आ रहे हैं। ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, 60 इंटू 3, 180, 360। तो जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। सो 6C4, ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये 60 हो गया, 60 इंटू 3 180, ये भी 360, सारे 360 आ रहे हैं क्या। ऊपर चेक करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल बन गया, ये तो 720 आ गया। और ऊपर भी 6 फैक्टोरियल बन रहा है, 720, ये आ गए सबके। सबको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, चेक कर लो। 360 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, तो 369 टाइम्स आ रहा है। 360 इंटू 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3240 वुड बी द आंसर। तो मुश्किल क्वेश्चन था, नो डाउट, थोड़ा सोचने वाला था, बट यस, अगर एक बार मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि सर ये वाली कंडीशन बनाने का मतलब ये है कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कंडीशन लगानी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, उसके बाद मेरा काम बड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। मेन काम यही फिगर आउट करना था कि इस तरीके से केसेस बनाने हमें। यस, ओके, डन, ठीक है, चलें आगे। कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, फॉर सम a b c belong to natural number, fx is this function, gx is this function, x is a real number। अच्छा, एफ ओ जी का इनवर्स, ओके, इनवर्स वाला फंक्शन आ गया। कॉम्पोजिशन का इनवर्स लिया गया, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि सर एफ ओ जी का इनवर्स क्या होता है, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। यस, और इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, इज इक्वल टू दिस, देन एफ ओ जी ए सी प्लस जी ओ एफ बी। अच्छा, क्या कुछ दे दिया, एफ एक्स भी दे दिया, जी एक्स भी दे दिया, एफ ओ जी का इनवर्स भी दे दिया। पूछा क्या गया, एक तो एफ ओ जी के बारे में पूछा गया और एक जी ओ एफ के बारे में पूछा गया। हो ही जाएगा क्वेश्चन, तो आसान ही लग रहा है। क्या करेंगे सोच के बताओ, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करा जाए। देखो, दो तरीके समझ में आ रहे हैं मुझे तो। एक तो क्या कि सर एफ और जी मुझे गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो खुद से एफ ओ जी फाइंड कर लूंगा, हमें करना आता ही है। और एक बार एफ ओ जी फाइंड कर लिया तो एफ ओ जी का इनवर्स भी मैं खुद से फाइंड कर दूंगा और फिर कंपेयर कर लेंगे जो इनवर्स हमें गिवन है। एक तो ये तरीका हो सकता है, मेथड नंबर 1। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उल्टा चलें बिल्कुल, कि सर ये जो एफ ओ जी का इनवर्स है ना, मैं इसका इनवर्स फाइंड कर लूंगा। इसका इनवर्स तो फाइंड करना आता ही हमें, तो इसका अगर मैंने फर्दर इनवर्स फाइंड कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ओ जी वाला फंक्शन मिल जाएगा। और इस वाले एफ ओ जी को इस वाले एफ ओ जी के साथ कंपेयर कर देंगे। ये दो तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हो। ठीक बात है, तो यहां से कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले से ध्यान देना। एफ ओ जी वाला फंक्शन फाइंड करो, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, मतलब वी हैव दिस थिंग, ये चीज आ गई है। यस, अब ये वाला अगर फंक्शन है, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। कैसे करना होता है याद करो कि सर इसको y के साथ इक्वेट कर देंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करी जाएगी y की टर्म्स में। किसी भी फंक्शन का इनवर्स ऐसे फाइंड करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x हमें दे रखा होता है, x इन टर्म्स ऑफ y फिगर आउट कर लेते हैं। तो कर दो, इस सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया, y माइनस ए सी प्लस 3/a, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है पावर 1/b, ये आ गई।
और फाइनली क्या करना होता है, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देना होता है y को x से। तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, f ओ g के इनवर्स से रिप्लेस हो गया, और y किससे रिप्लेस हो गया, x से रिप्लेस हो गया। ये आ गया इनवर्स फंक्शन, और ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, उसके बराबर। कर दो, कंपेयर कर दो सिंपली, कौन सी बड़ी बात है। क्या आ रहा है कंपैरिजन करके दोनों को, पावर्स को इक्वेट करेंगे सर, तो b की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। ये जो x के साथ वाला नंबर है इसको कंपेयर करेंगे तो 3 माइनस ए सी इज इक्वल टू -7 आ रहा है, मतलब ए सी की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब c की वैल्यू 5 आ रही है। तो आ गया सब कुछ, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। दैट मीन्स fx पता है हमें, gx पता है, तो कर लेंगे सब कुछ फाइंड। सो fx कितना आ गया, a इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 3 आ गया, और gx वाला फंक्शन क्या आ गया, x की पावर b प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस सी, ये फंक्शन है। c की वैल्यू भी पुट कर दो, दैट इज 5। यस, अब हो जाएगा। क्या पूछा गया मेरे से, सो हमसे पूछा गया है एफ ओ जी ऑफ a इंटू सी, कर ही देते हैं कंप्लीट। सो एफ ओ जी ऑफ 10 प्लस जी ओ एफ ऑफ b दैट इज 3, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो बता दो एफ ओ जी 10 कितना आ जाएगा, जी 10 कितना, सो जी 10 तो सर काफी बड़ा नंबर आ रहा है ना ये तो, अच्छा करनी पड़ेगी यार ये तो कैलकुलेशन। यस, सो एफ ऑफ जी 10, जी 10 कितना, 10 क्यूब प्लस 5, 1005 आ गया, और प्लस में g ऑफ f3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब f ऑफ 1005 यहां पे पुट करेंगे तो 2007 आ रहे शायद ये, और g ऑफ 3 की वैल्यू 32, ऐसा कुछ आ गया। कैलकुलेशन हालांकि चेक कर लेना, मैंने बड़ी जल्दबाजी में करी है, बट ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। बट मेथड आपको समझ में आ गया, एफ ओ जी हमने फाइंड करा, उसका इनवर्स फाइंड करा, कंपैरिजन कर दिया। यहां से भी देख लेते हैं जल्दी से, क्या करना था कि सर ये जो इनवर्स फंक्शन है ना, इसका फर्दर इनवर्स फाइंड करूंगा मैं। तो देखो इसको y मान लेते हैं सारे इनवर्स फंक्शन को। क्या करना है, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो दोनों साइड पे क्यूब कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 7, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 7, ये आ गया। x को रिप्लेस करना होता है f इनवर्स से, तो इस सारे के इनवर्स से, मतलब एफ ओ जी आ गया ये बेसिकली मेरे पास, कितना, 2x क्यूब प्लस 7। ये फंक्शन आ चुका है एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स में यहां से भी फाइंड कर सकता हूं, हमने करा भी था इनफैक्ट, ये देख ही लो। तो एफ ऑफ जी एक्स हमारा कितना आया था, a इंटू एक्स टू द पावर b प्लस सी माइनस 3, कर दो दोनों को इक्वेट। सो वी हैव a टाइम्स x की पावर b प्लस ए सी माइनस 3 इज इक्वल टू दिस। तो अगर कंपेयर करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, b इज इक्वल टू 3 आ गया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, a इज इक्वल टू 2 एंड ac माइनस 3 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 5। अगेन वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज, राइट, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, ठीक बात है। होने को तो तीसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सर एफ ओ जी इनवर्स क्या होता है ना, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स होता है, तो पहले मैं दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स फाइंड करूं बैठ के, जी इनवर्स भी फाइंड करूं, एफ इनवर्स भी, उन दोनों की कॉम्पोजिशन लूं, फिर कंपैरिजन करूं। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, आसान क्वेश्चन था। यस, 2039, ठीक है, सेम ही आंसर आ रहा है, यही कैलकुलेट करा था हमने, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एफ फ्रॉम आर टू दिस बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डन, सच दैट 5 ऑफ दिस, फंक्शनल इक्वेशन आ गई है सर 2 वेरिएबल में, ठीक है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एन। यस, तो देखो इसमें ना कुछ ज्यादा सोचना होता नहीं है, जब भी 2 वेरिएबल में फंक्शनल इक्वेशन आएगी, क्या सीखा था हमने कि सर 2 मेथड होते हैं, या तो हम सब्सटीट्यूशन करते होते हैं, x को कुछ पुट कर दिया, y को कुछ पुट कर दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में। और पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड जनरली तब यूज करते हैं जब मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई डेरिवेटिव वाली कंडीशन गिवन होती है। तो कोई हिंट मिल रहा है क्या डेरिवेटिव का, हाँ जी सर हिंट मिल रहा है, इसने दे रखा था डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो मैं कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं बस डिफरेंशिएट कर दूंगा चुपचाप। कर दें जल्दी से, क्या कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो वी हैव डेल डेल x, ये करना है हमें। तो मतलब x को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही है जैसे डिफरेंशिएट करते हैं। करो जल्दी से, क्या बनाइए, 5 टाइम्स f डैश ऑफ दिस इज इक्वल टू, एफ ऑफ y कांस्टेंट है,
एफ एक्स का डेरिवेटिव इज दिस। अच्छा ये तो कर लिया सर, अब इसके बाद क्या करें? यहां पे आके स्टक हो जाएंगे कई लोग। देखो अक्सर क्या होते हैं ना, जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होती है कि सर एफ डैश 0 की वैल्यू 1 के बराबर है या एफ डैश 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, कोई ना कोई कंडीशन हमेशा होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ना ही एफ डैश 0 गिवन है ना ही एफ डैश 1 गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि भाई एफ डैश 0 की वैल्यू ना के है सपोज। अगर हमें नहीं दे रखी तो हम मान लेते हैं कुछ भी कांस्टेंट नंबर ही तो होगा। ये मान लिया मैंने एफ डैश 0 इज इक्वल टू के सपोज। अब क्या करना है, अब x की जगह 0 रख देंगे सर। ध्यान से सुनो, अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा होता कि f डैश 0 की वैल्यू 1 है या k है, तो क्या करते हैं हमेशा डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसमें मुझे गिवन नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया एंड नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 0 सिंपली। देखो क्या बन रहा है, सो वी हैव 5 टाइम्स f डैश ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y इंटू के। ये आ गया। कैसी इक्वेशन आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है सर। f डैश और f में रिलेशन आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। क्यों, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो किस में आ जाएगा आंसर, ln में आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, ये आ गया, प्लस सम कांस्टेंट। सो f ऑफ y की वैल्यू ना मेरे पास आ चुकी है, किस टाइप की, e टू द पावर k बाई 5y प्लस, ऐसा फंक्शन आ गया। चाहिए क्या था मुझे, ये चाहिए f ऑफ 0 f ऑफ 1। तो बेसिकली फंक्शन फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर दो अननोन्स है मेरे पास c और k, ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। अगर ये हो गया तो काम हो जाएगा। अब c और k कैसे फाइंड होंगे, कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होंगी मुझे। एक कंडीशन तो देखो मेरे पास है ऑलरेडी, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 320। पहले तो ये कंडीशन लगा रहा हूं मैं। यस, तो y को 3 रख देते हैं। सो वी हैव 320 इज इक्वल टू e की पावर 3k बाई 5 प्लस c। एक तो ये आ गया, एक रिलेशन और चाहिए, बताओ कहां से आएगा। तो देखो सबसे बेसिक चीज जो हम कर सकते हैं फंक्शनल इक्वेशन के अंदर, दोनों को 0 0 सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। अगर कोई काम की चीज आ रही है तो चेक करो, दोनों को 0 रखेंगे क्या आ गया, 5 टाइम्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 का स्क्वायर। ये आ रहा है, मतलब f ऑफ 0 की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 होगा या 5 होगा। कौन सी रखें दोनों में से, 0 तो पहली बात हो ही नहीं सकता सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी 0 होगा नहीं। और दूसरी चीज इसने दे रखा है कि हमारे पास जो कोडोमेन है ना वो 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स की है। तो मतलब ये हमारा रूल आउट हो गया, पता चल गया f ऑफ 0 की वैल्यू 5 है। लो दूसरी कंडीशन भी मिल गई, कर लेते हैं यहाँ पे यूज। सो पुट y इज इक्वल टू 0। यस, सो अगर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 है, पुट कर दो। सो वी आर गेटिंग 5 इज इक्वल टू e टू द पावर c ओनली। ये दो रिलेशंस आ गए, बन गई क्या बात, बन गई है सर। e टू द पावर c की वैल्यू अगर 5 है, इसको मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या बन गया, e टू द पावर c तो 5 बन गया। सो वी आर गेटिंग 320 अपॉन 5 इज इक्वल टू e की पावर 3k बाई 5। कितना आगे सोल्व करो, ये तो 64 बन गया, e की पावर 3k बाई 5 बन गया। और सिंप्लीफाई करो, देखो हमें क्या चाहिए ना, हमें k बाई 5 की वैल्यू चाहिए डायरेक्टली, तो आ जाएगी सर ये k बाई 5 तो है ही है, दोनों साइड पे मैं क्यूब रूट ले लूंगा, पावर 1/3 ले लूंगा, तो 64 का क्यूब रूट तो 4 होता है। ये आ गया, कैलकुलेशन चल रही है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन हमारा यहां तक सोल्व हो गया था, फंक्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया था। उसके बाद दो अननोन्स फाइंड करने के लिए दो कंडीशन चाहिए थी। कंडीशन ये वाली हमें गिवन थी, ये हमने बना ली, बाकी सारी कैलकुलेशन चल रही है। e की पावर k बाई 5 की वैल्यू आ चुकी है, e की पावर c की वैल्यू आ चुकी है, यहां पे पुट कर देंगे तो फंक्शन f ऑफ y क्या आ गया, e टू द पावर k बाई 5 डायरेक्टली पुट कर दो 4, तो 4 की पावर y बन गया इनटू e की पावर c, e की पावर c कितना 5, ये आ गया। fx की फॉर्म में लिख दो आपका मन करे तो। यस, सो दिस इज द फंक्शन। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। क्या चाहिए था मुझे, सिग्मा ऑफ एफ एन चाहिए था, एन की वैल्यू 0 से लेके 5। एक्सपैंड करके लिख देंगे। यस, क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 दैट इज 5, 1 पुट करेंगे दैट इज एफ ऑफ 1, 5 तो कॉमन ही आ जाएगा। सो 1 प्लस 4 की पावर 1, अच्छा ऐसे चल रहे हैं अप टू 4 की पावर 5। डन डन डन।
क्या बन गया, जीपी बन गई है, जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे सर, सोल्व हो जाएगा। सो ए इंटू आर की पावर एन कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है, ध्यान देना 5 नहीं है, 6 टर्म्स है। सो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आंसर आ गया। 5/3 इंटू 4 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 12 माइनस वन। यस, ऑप्शन है हमारे पास, कैलकुलेट कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना। 2 की पावर 12 कितना होता है, 2 की पावर 10 इज 1024 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4096 आ जाएगा, 4095 बन गई। कैंसिल आउट हो रहे हैं पूरे के पूरे क्या, ऐसा कुछ आ गया। 5 इंटू 1365, फिर से मल्टीप्लाई कर लेना, देख लो कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6825 इज द आंसर। यस, ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। तो कुछ नया काम नहीं करा हमने, स्टैंडर्ड स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि सर अगर 2 डिग्री के फंक्शनल इक्वेशन है तो हमारे पास एक मेथड क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया करो, तो कुछ और सोचना ही नहीं है हमें। यस, ओके, कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन। कंसिडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस। अब ये थोड़ी सी अजीब सी इक्वेशन लग रही है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, क्या मतलब है इसका कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाली सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। फंक्शनल इक्वेशन काइंड ऑफ चीज ही है फिर तो ये। विद f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। टारगेट समझ में आ रहा होगा कि क्या करने है सर, फंक्शन फिगर आउट करने हमें। अगर fx वाला फंक्शन आ गया तो ये वाली वैल्यूज तो आ ही जाएंगी मेरे पास। तो सोच के बताओ कैसे सोल्व करें इसको। थोड़ी सी यूनिक टाइप की फंक्शनल इक्वेशन लग रही है, जैसे हम रेगुलर फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं वैसी नहीं लग रही है। तो सोच के बताओ कहां से स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है सर क्या, देखो एक काम क्या करते हैं ना, इसने क्या लिखा है बड़े स्पेसिफिकली कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, मतलब x इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो एक काम तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो x की वैल्यूज डालना स्टार्ट कर देता हूं, देखते हैं कुछ बात बनेगी तो। यस, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो मेरे पास है ये, तो ट्राई करते हैं एक बार। यस, x को 2 रखो, क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड पे कहां तक जाएगा ये, 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 तक जाएगा, तो मतलब 2 ही टर्म्स आएंगे। राइट हैंड साइड पे कितना बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू एफ ऑफ 2, ऐसा कुछ बन गया। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी सर यहां से, तो इसकी वैल्यू तो 1 है ही है, ये कितना बन गया 6, 4 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। तो समझ में आ रहा है क्या कि इसी तरीके से अगर हम चलते जाएंगे ना तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी, और अगर वैल्यूज मिलती जाएंगी उसके बाद तो जनरलाइज कर देंगे, कोई ना कोई पैटर्न तो बन ही रहा होगा, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टार्टिंग में देख के मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, बट यहां से एक हिंट मिला कि एक्स को 2 पुट करके देख लेते हैं, और यहां से हिंट मिलते ही मैंने जब इसको सोल्व करा तो अब मुझे दिखना स्टार्ट हो गया कि आगे जब मैं सोल्व करता जाऊंगा F2, F3, F4 मिलते जाएंगे, पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, जनरलाइज कर देंगे। तो देखते हैं जल्दी से पैटर्न बन भी रहा है क्या। x को 3 रख के देखो, सो f ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 2 दैट इज 1/2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 3, और राइट हैंड साइड पे कितना 3 इंटू 4, 12 टाइम्स f ऑफ 3, क्या बना ये, सो वी हैव 9 टाइम्स f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/2, सो f ऑफ 3 कितना आ गया 1/6 आ गया। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं आइडिया लग रहा, एक वैल्यू और फाइंड करके देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। x इक्वल टू 4, f ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 2, नो 2 टाइम्स f ऑफ 2 इज 1/2 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 3, अच्छा यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, तो 4 टाइम्स f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 5, 20 टाइम्स f ऑफ 4, क्या आ गया 16 टाइम्स f ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देख रहे हो ये भी 1/2 बन रहा था, ये भी 1/2, तो कितना हो गया ये 2 हो गया। सो f ऑफ 1/2 1/2, ठीक है, तो f ऑफ 4 कितना आ गया 1/8 आ गया, बन गई ये सर बात, दिखना स्टार्ट हो गया। क्या दिखना स्टार्ट हो गया कि जो इनपुट होती है उसका डबल करके यहां पे आ जाते हैं रेसिप्रोकल में। तो कहने से अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, कहने से कि f ऑफ n जो होगा वो 1/2n के बराबर होगा, टेल मी। सही बात है सर, यही पैटर्न बन रहा है, बड़ा इजी पैटर्न है ये, तो कुछ दिमाग लगाना ही पड़ा इसमें। तो
बट इसमें एक कंफ्यूजन क्या आ रही है कि सर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब गलत लिखा है क्या हमने? नहीं, गलत नहीं लिखा, तुम खुद ही सोचो इसने क्या लिखा था कि ये वाला जो पैटर्न है ये सिर्फ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए तो ये वाला पैटर्न सेटिस्फाई कर ही रहे ना। तो क्या पता चला कि सर 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाले उसमें ये वाला फंक्शन है, बस बात खत्म होगी, कौन सी चिंता वाली बात है। ठीक है, तो फंक्शन पता चल गया, क्या चाहिए था, ये दोनों वैल्यूज चाहिए थी, आ जाएंगी। सो व्हाट इज एफ ऑफ 2022 नाउ 1 अपॉन इसका डबल, व्हाट इज एफ ऑफ 2028 नाउ 1 अपॉन इसका डबल, दोनों को ऐड करना है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, तो रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो क्या आ गया 4044 प्लस 4056 8100, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यस, तो फंक्शनल इक्वेशन की अच्छी बात यही होती है कि काफी बार तो ना वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है हमारा, कि वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जनरलाइज कर देंगे। फाइन, तो ठीक है, दिस इज डन। सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने कवर कर लिए जिन पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यस, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप में आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। Yes, okay, so this is it for now. See you in the next session. Okay, bye bye.